टारगेट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज ज्योग्राफी के 41 नंबर प्रश्न से करने जा रहे हैं। तो प्रश्न बोलता है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? लोहे से, एल्यूमिनियम से, पोटेशियम से, क्रोमियम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह से। पृथ्वी 3 भागों में जब हम लोग बांटेंगे, यानी कि इसको 3 परतों में विभक्त करेंगे, तो पहला परत आ जाएगा हमारा क्रस्ट, जो मुख्यतः सियाल से बना है। सियाल यानी कि सिलिकन, और एल से हो जाएगा एल्यूमिनियम। दूसरा परत हम लोगों का हो जाता है मेंटल, यह मुख्यतः सीमा से बना है। मेंटल, सीमा, एसआई, सिलिकन, एमए, मैग्नीज। और सबसे आंतरिक परत जो है उसे हम लोग कहते हैं क्रोड। क्रोड, और यह नीफे से बना है। एनआई, निकेल, एफए, फेरस, लौह। मुख्यतः यह लौह से निर्मित है, परंतु कुछ मात्रा इसमें निकेल की भी होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। इसमें बोल रहा है, पृथ्वी के 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो सबसे पहला परत देखते हैं, तो इसका नाम है क्रस्ट, सियाल। दूसरी परत की तरफ आते हैं तो इसका नाम है मेंटल, सीमा। और तीसरी परत है कोड, नीफे। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सीमा। प्रश्न नंबर 43 की तरफ चलते हैं। तैतालीस कहता है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। अर्थ को अर्थ को पृथ्वी को जब 2 भागों में बांटेंगे भूमध्य रेखा खींचकर, तो टोटल 90 भागों में उत्तरी गोलार्ध को बांटा जा सकता है तथा 90 भागों में दक्षिणी गोलार्ध को बांटा जा सकता है। जब हम 0 डिग्री अक्षांश को हटाकर चलेंगे तो इधर 90 आ जाएगा और इधर भी हमारा 90 आ जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरह से आता जाएगा। इधर भी ये आ जाएगा हमारा नॉर्थर्न पार्ट, और ये ऐसे हो जाएंगे। तो 90 इधर का और 90 इधर का, टोटल मिलाकर के अक्षांशों की संख्या हो जाती है 180। 44 नंबर प्रश्न में कहता है, देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतर वह रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। यह उत्तरी ध्रुव है और यह हमारी दक्षिणी ध्रुव है। इस दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम देशांतर के नाम से जानते हैं। इसकी टोटल संख्या 360 होती है। 360। पूर्व की तरफ 180 और पश्चिम की तरफ भी 180। जब 180 पश्चिम वाले और पूर्व वाले दोनों को जोड़ेंगे, 180 प्लस 180 हो जाएगा हमारा 360। तो कुल देशांतरों की संख्या हो जाएगी 360। कुल अक्षांशों की संख्या इसमें 180 हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 45 के तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो भूमध्य रेखा यह भूमि है, पृथ्वी है। इसके बीचों बीच एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को
दो बराबर भागों में बांटती है। एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है वह भूमध्य रेखा कहलाती है। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है और यह कुल 13 देशों को कवर करती है। 13 देश से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। सबसे नजदीकी देश जिससे होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, इस ऑप्शन के अनुसार हमारा सिंगापुर हो जाएगा। 13 देश के साथ साथ देशों की कुल संख्या 13 है। महाद्वीप, 3 महाद्वीप से होकर के यह गुजरती है और यह महाद्वीप हो जाएगा एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा देश है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका इन 3 महादेशों से होकर के गुजरती है तथा 3 जलाशयों से होकर के भी गुजरती है। 3 जलाशय में हो जाएगा हमारा प्रथम जलाशय अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। दूसरा हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर। और तीसरा जो हमारा जलाशय हो जाएगा वह हो जाएगा हिंद महासागर। इसका सही जवाब है सिंगापुर। चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। प्रश्न नंबर 46 में कहता है निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जायरे। कर्क रेखा 33.1/2 डिग्री से होकर गुजरती है। इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुल 16 देशों से होकर के गुजरती है। 16 देशों से गुजरती है, जिसमें भारत भी एक देश है और भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के, भारत के 8 राज्यों से होकर 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और उन राज्यों में सर्वप्रथम आ जाता है हमारा गुजरात, दूसरा आता है राजस्थान, तीसरा आ जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा आ जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवा आ जाएगा झारखंड, छठा आ जाएगा पश्चिम बंगाल, सातवां हो जाएगा त्रिपुरा और आठवां हो जाएगा मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। प्रथम राज्य है गुजरात, द्वितीय राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल और सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। तो इसका सही जवाब है जायरे। जायरे से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न नंबर 47 की तरफ चलते हैं।
अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर इसके पीछे आ जाता है और उसके ठीक विपरीत जो रेखा होती है उसे हम लोग 180 डिग्री देशांतर कहते हैं। और 0 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है तथा अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा हो जाएगी 180 डिग्री। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। प्रश्न नंबर 48 बोल रहा है ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच यूके में अवस्थित है। ग्रीनविच यूके में अवस्थित है। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर को 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। दुनिया का मानक समय, दुनिया का मानक समय इसी रेखा से तय की जाती है। इसी रेखा से तय की जाती है। लंदन का एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है। लंदन का एक शहर, लंदन का एक शहर जिसका नाम ग्रीनविच है, इसी रेखा पर एक शहर, शहर का नाम है ग्रीनविच, इसी रेखा पर अवस्थित है और इसी ग्रीनविच शहर के नाम से इसका नाम ग्रीनविच रेखा पड़ा है। चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। उनचास प्रश्न नंबर बोल रहा है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? इसका सही जवाब होगा 4 मिनट, क्योंकि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में अगर हमारा ये 1 डिग्री देशांतर है तो 1 डिग्री देशांतर से 2 डिग्री देशांतर तक पहुंचने में कुल मिलाकर 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट या 4 मिनट 11.3 किलोमीटर को ट्रैवल करने में 4 मिनट लगते हैं। ये सही नहीं है। दो देशांतरों को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है जब 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे होंगे, 12 बजे होंगे, तभी 1 डिग्री देशांतर पर 12:04 हो रहे होंगे। इसका मतलब है एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में कुल समय 4 मिनट लगती है। प्रश्न नंबर 50 के तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 50 कहता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1884। 1884 का वह वर्ष था जब
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। वॉशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था, वॉशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा IDL 180 डिग्री 180 डिग्री देशांतर को माना गया। 180 डिग्री देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। प्रश्न नंबर 51 में कहता है, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो भारत का प्रामाणिक समय 82.5 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया जाता है। 82.5 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वे मिर्जापुर नामक शहर से होकर के गुजरता है। इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर शहर से होकर यह 82.5 डिग्री देशांतर गुजरती है। जब 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे होंगे, उसी वक्त हमारे देश में 82.5 डिग्री देशांतर पर 5:30 हो रहे होंगे, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर से 2 डिग्री देशांतर को चलने में 4 मिनट लगते हैं। तो 0 से 82.5 डिग्री चलने में कुल 82.5 गुने 4 हो जाएगा 330 मिनट। अगर 330 मिनट को हम लोग घंटे में परिवर्तन करेंगे तो 300 मिनट बराबर हो जाएगा 5 घंटे, और 30 मिनट को हम ऐसे ही रख सकते हैं। तो इस प्रकार हो गए 5 घंटे 30 मिनट। चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। 51 का सही जवाब है इलाहाबाद। प्रश्न नंबर 52 में बोल रहा है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75% भाग। भूपृष्ठ का 75% भाग अवसादी शैलों से ढका है। और अगर हम लोग पृथ्वी के अन्य कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, इसका 75% भाग, इसका 71% भाग महासागरों से ढका है। 71% भाग महासागरों से ढका है, यानी कि पानी से ढका हुआ है। और बाद बाकी हमारा 29% भाग में भूपृष्ठ आ जाएंगे, यानी कि भूमि आ जाएंगे। और इसी में हम लोग देखेंगे तो भी भूपृष्ठ का 75% भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हमारा परतदार चट्टान। कोयले का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोयले का निर्माण कैसे होता है। तो कोयले का निर्माण प्राचीन पौधों और मलबे के जीवाश्म से होता है। का निर्माण प्राचीन पौधों तथा जीवाश्म से होता है।
जब किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान पौधे मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, अधिक गर्मी तथा दबाव के कारण वही पौधे कोयला में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार कोयले का निर्माण होता है। अवसादी परतदार चट्टान आमतौर पर मलबे के आवधिक संचय द्वारा बना होता है। प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की तरफ। इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान जो नहीं है उसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। रूपांतरित चट्टान को ऐसे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक शेल, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक चट्टान का निर्माण तीव्र गर्मी और दबाव के कारण होता है। इसका निर्माण तीव्र गर्मी व दबाव के कारण होता है। का सही जवाब है ग्रेनाइट। चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की तरफ। प्रश्न नंबर 55 कहता है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा संगमरमर। संगमरमर एक कायांतरित शैल नहीं है। शैल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। शैल, कायांतरित शैल है, यहाँ पे पूछ रहा है कायांतरित शैल कौन है, तो इसका हो जाएगा संगमरमर। शैल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आग्नेय। आग्नेय, आग्नेय का निर्माण ज्वालामुखी के मलबों से होता है। का निर्माण ज्वालामुखी ज्वालामुखी के मलबे से होता है। दूसरा हमारा सेल आ जाएगा। दूसरे सेल का नाम है अवसादी सेल। अवसादी शेल। अवसादी सेल का निर्माण तलछटे के जमाव के कारण हो जाता है, यानी कि पदार्थों के जमाव के कारण हो जाता है। जैसे हमारा कोयला हो गया, ये भी एक अवसादी सेल में आ जाएंगे। परतदार सेल में पदार्थों के जमाव से होता है। और हमारा तीसरा जो सेल होगा उसे हम लोग कायांतरित सेल कहते हैं। कायांतरित, जिसकी काया में अंतरित हुआ है, जिसके काया में परिवर्तन हुआ है। कायांतरित सेल, काया में जिसके प्रकृति में परिवर्तन किया गया है। जब आग्नेय और आग्नेय और अवसादी सेल अत्यधिक गर्मी और दबाव से गुजरेंगे, आग्नेय एवं अवसादी सेल अत्यधिक गर्मी व दबाव से गुजरते हैं, तो कायांतरित शैल का निर्माण होता है।
इसका सही जवाब हमारा संगमरमर हो जाएगा, यह भी एक कायांतरित शैल है। प्रश्न नंबर 56 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 में कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हमारा माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, वो भी विश्व का, तो ये माउंट एवरेस्ट हो जाता है, जो कि नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। और जब हम देखेंगे दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का, तो वो हो जाता है हमारा K2, जो पीओके में स्थित है। अगर हम तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला का देखेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा, और ये सारे हिमालय के सबसे ऊंची चोटी है, ये सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और ये सिक्किम राज्य में अवस्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। प्रश्न नंबर 57 कहता है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, तो इसका हो जाएगा सही जवाब एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। इसका लंबाई टोटल 7,000 किलोमीटर है। लंबाई 7,000 किलोमीटर। इसकी अगर औसत चौड़ाई का बात करें, औसत चौड़ाई, तो इसका मान है 200 किलोमीटर। इसके चौड़ाई, औसत चौड़ाई 200 किलोमीटर है। अगर इसके हम लोग ऊंचाई का बात करें, ऊंचाई, तो ये हो जाता है हमारा 400 मीटर। एंडीज दुनिया का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, और यह हमारा दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 58 की तरफ। प्रश्न नंबर 58 कहता है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। संसार का, पूरे विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसका हो जाएगा सही जवाब किलायू। और किलायू हवाई हवाई बिग द्वीप पर स्थित है। बिग द्वीप, हवाई बिग द्वीप पर स्थित है। हाल ही के 20 दिसंबर को, हाल ही में 20 दिसंबर को इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। 20 दिसंबर को ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। और इस 20 दिसंबर के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण दक्षिणी भाग में भूकंप आया है। द्वीप के दक्षिणी भाग में, ज्वालामुखी के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी भाग में भूकंप आया। चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की तरफ। प्रश्न नंबर 59 कहता है कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। और कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा तथा ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा तथा ज्वालामुखी
पर्वत है। प्रश्न नंबर 60 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 कहता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता 78% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत 78 हो जाएगी। इसी में ऑक्सीजन की प्रतिशत O2 ऑक्सीजन की प्रतिशत हो जाएगी 21%। आर्गन की प्रतिशत, आर्गन जिसका सिंबल Ar होता है, इसकी प्रतिशत 0.93 है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड इसकी प्रतिशत 0.03% है। नाइट्रोजन का सिंबल हो जाएगा N, इसका परमाणु संख्या हो जाता है 7। परमाणु संख्या 7 है, इसकी सिंबल N, परमाणु संख्या 7। नाइट्रोजन की प्रतिशत वायुमंडल में 78 है। ऑक्सीजन की प्रतिशत 21 है। आर्गन की प्रतिशत 0.93 है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत 0.03 है।